हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। ईयर 1968, न्यू कैसल, इंग्लैंड। लोग अचानक से खौफ में आ जाते हैं जब उस एरिया में एक के बाद एक 2 बच्चों की जान चली जाती है। उनकी मौत का रीज़न नेचुरल नहीं था, जिसका मतलब कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसा था जो बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। लोग इतने ज़्यादा खौफ में आ चुके थे कि कोई भी अपने बच्चे को बाहर तक भेजने को तैयार नहीं था। लोकल अथॉरिटीज खुद हैरान थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन किलिंग्स के पीछे कौन है और वो क्यों ये सब कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और एक सस्पेक्ट का नाम पुलिस के सामने आता है और वो नाम था एक 11 साल की लड़की मैरी बेल का। मैरी का नाम सामने आते ही सभी लोग शॉक में थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 11 साल की बच्ची कुछ ऐसा भी कर सकती है। आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन में अकेले मैरी का नाम सामने नहीं आया था, बल्कि इस सब में उसकी एक फ्रेंड नॉर्मा बेल भी शामिल थी। आखिर क्या था ये पूरा मामला और ऐसी क्या वजह थी कि एक 11 साल की लड़की ने 2 छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड मैरी रोज बेल। 26 मई 1957 इंग्लैंड की नॉर्थम्ब्रिया में मैरी फ्लोरा बेल का जन्म होता है। उसकी माँ एलिजाबेथ, जिसका निकनेम बेटी था, वो एक्चुअल में एक धंधे वाली थी। अपने काम की वजह से वो अक्सर घर से बाहर ही रहती और अपनी बेटी मैरी को कई दिनों तक अनजान लोगों के भरोसे वो घर पे छोड़ जाया करती थी। जब मैरी का जन्म हुआ तो उस वक्त बेटी की उम्र सिर्फ 17 साल थी और मैरी के पैदा होने के बाद जब नर्स उसे लेकर बेटी के पास गई थी तो उसने नर्स को गुस्से में कहा था कि इस बड़ी सी चीज को मुझसे दूर ले जाओ, मुझे इसे नहीं देखना है। बेटी के मुंह से अपने ही बच्चे के लिए इस तरह के वर्ड सुनकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं दैट व्हाट काइंड ऑफ मदर शी वाज। मैरी एक अनवांटेड चाइल्ड थी, इसलिए बेटी हमेशा उसे इग्नोर करती और जो प्यार, जो केयर उसे अपनी माँ से मिलनी चाहिए थी वो उसे कभी मिली ही नहीं। जब मैरी 1 साल की हुई तो उसकी माँ बेटी ने विलियम AKA बिली नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी। बिली एक हैबिचुअल क्रिमिनल था और इसीलिए वो रॉबरी के इल्जाम में कई बार जेल भी जा चुका था। बेटी की लाइफ ट्रॉमा से भरी हुई थी। उसने अपना बचपन कभी खुल के जिया ही नहीं और बहुत छोटी उम्र से ही वो इस तरह का काम करने लग गई थी। वहीं लड़कों में भी उसकी चॉइस कुछ खास नहीं थी। उसे अक्सर ऐसे ही लड़के पसंद आते जो नेचर वाइज काफी ज्यादा वायलेंट होते या फिर उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होता, या फिर यूँ कह लो कि जिस तरह का काम बेटी करती थी उस वजह से उसके पास ऑप्शंस बहुत कम थे। मैरी जब छोटी थी तो उसे अक्सर खेलते हुए चोट लग जाया करती, लेकिन इससे बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आपको बता दूं कि ज्यादातर चोट उसे तभी लगती थी जब उसकी माँ उसके साथ घर पे अकेली होती थी। ये सब देखकर उसके आस पड़ोस के लोगों को ये फील होता था कि बेटी खुद जानबूझकर मैरी को चोट पहुंचाती है ताकि हमेशा के लिए वो उससे अपनी जान छुड़ा सके। वहीं एक बार जब मैरी 3 साल की थी तो गुस्से में आकर बेटी ने उसे फर्स्ट फ्लोर की विंडो से नीचे गिरा दिया था, जिससे मैरी के सर पर काफी गहरी चोट भी आई थी। साथ ही उसने मैरी को एक दफा स्लीपिंग पिल्स खिलाने की भी कोशिश करी थी ताकि उसे खाकर वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए, बट फॉर्चुनेटली वो इतना सब होने के बाद भी जिंदा थी। जिसके बाद उसने मैरी को एक अडॉप्शन एजेंसी के थ्रू एक मेंटली अनस्टेबल औरत को बेच दिया था, जिसका कई सालों से कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये बात बेटी की बड़ी बहन कैथरीन को पता चली तो वो मैरी को ढूंढते हुए उस औरत के घर पहुंची और उसे पूरी बात समझाने के बाद वो मैरी को वापस घर ले आई थी। बेटी के इस बिहेवियर को देखकर उसके फैमिली मेंबर्स को मैरी की चिंता होने लगती है, इसलिए उन्होंने कई बार बेटी से कहा था कि अगर तुम अपनी बेटी को नहीं संभाल पा रही तो तुम इसे हमें दे दो, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन बेटी हर बार ऐसा करने से साफ इनकार कर देती। आई डोंट नो इसका क्या रीजन था कि वो मैरी को एक अनजान मेंटली अनस्टेबल औरत को तो दे सकती थी, लेकिन अपने ही फैमिली मेंबर्स को जो विलिंगली उसकी बेटी का ख्याल रखना चाहते थे, उन्हें सच में उसकी परवाह थी, उन्हें वो मैरी के पास तक नहीं आने देती थी। खैर, इसके बाद जब मैरी 6 या 7 साल की थी तो वो नोटिस करती थी कि आए दिन उसकी माँ एक नए आदमी को घर पे लेकर आती, जिसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती थी। मैरी को अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जिन्हें सुनकर वो अक्सर डर जाया करती। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था।
लेकिन फिर धीरे धीरे मैरी को आइडिया हो गया था जब बेटी उसे भी अपने साथ इन सब एक्टिविटीज में जबरदस्ती इन्वॉल्व करने लग गई थी। एंड मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अब वो मैरी को अडॉप्शन में देने का प्लान ड्रॉप कर चुकी थी, क्योंकि शायद उसे आइडिया हो गया था कि मैरी को अपने साथ रखने में ही उसका फायदा है। इसी वजह से मैरी की मेंटल हेल्थ पे भी काफी गहरा असर पड़ा। उसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो चुका था, उसे मूड स्विंग्स होते और 9 से 10 साल की एज तक भी वो रात को सोते हुए अपना बिस्तर गीला कर देती थी। स्कूल में अक्सर दूसरे बच्चों के साथ उसके झगड़े होते और उसने कई बार खेलते हुए कुछ बच्चों का गला तक दबाने की कोशिश करी थी। उसके इसी वायलेंट बिहेवियर की वजह से कोई उससे बात तक नहीं करता था, सभी बच्चे उससे दूर ही रहते थे। मैरी की बस एक ही दोस्त थी जिसका नाम था नॉर्मा जॉयस बेल। नॉर्मा मैरी के पड़ोस में रहती थी और वो एज में उससे 2 साल बड़ी थी। इन दोनों की फ्रेंडशिप में अगर देखा जाए तो छोटी होने के बावजूद मैरी ज्यादा डोमिनेंट थी और वहीं नॉर्मा उसकी हर एक बात मानती। मैरी उसे जो कहती वो वही करती थी। 11 मई 1968 मार्गरेट रोड पे कुछ लोगों को 3 साल का एक बच्चा काफी घायल हालत में मिलता है। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब वो ठीक हुआ तो उसने पुलिस को बताया कि वो उस दिन मैरी और नॉर्मा के साथ एक अबेंडन घर की छत पे खेल रहा था। तब मैरी को अचानक से किसी बात पे गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर उसे छत से धक्का दे दिया था, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई थी। बट फॉर्चुनेटली उस लड़के को ज्यादा कुछ नहीं हुआ और वो लकीली सरवाइव कर गया था। उसी इवनिंग 3 लड़कियों के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि मैरी और नॉर्मा ने खेलते टाइम उनकी बच्चियों का गला दबाने की कोशिश करी है। जिसके बाद पुलिस मैरी और नॉर्मा से पहले उस 3 साल के लड़के के बारे में पूछताछ करती है। तो आगे से उनका कहना था कि हम उस लड़के से पहले कभी नहीं मिले और ना ही हम उस दिन उस अबेंडन घर में गए थे। इसके बाद उनसे अलग अलग करके उन तीनों लड़कियों के बारे में भी पूछा जाता है जिनके पेरेंट्स ने मैरी और नॉर्मा की कंप्लेन करी थी। मैरी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर नॉर्मा अकेले पुलिस से डर गई थी। तो उसने बताया कि मैरी ने उन तीनों लड़कियों का गला दबाने की कोशिश करी थी। उसने इतनी जोर से उनका गला पकड़ा हुआ था कि उनका चेहरा नीला पड़ गया था। ये देखकर मैंने उसे रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने मैरी के वायलेंट बिहेवियर और इन दोनों इंसिडेंट्स के बारे में लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन उसकी एज को देखते हुए उसे बस एक सिंपल वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। ईयर 1968 ये वो साल था जब उस एरिया में पुराने घरों को तोड़कर वहां रहने वाले लोगों के लिए नए घर बनाने का काम चल रहा था। इसलिए बहुत से घरों को खाली कर दिया गया था जहां अक्सर छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए जाया करते थे। उसी साल 25 मई को दोपहर के टाइम 3 बच्चे एक खाली और टूटे हुए घर में खेलने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो तीनों घर की सीढ़ियां चढ़कर एक बेडरूम में घुसते हैं तो उन्हें वहां 4 साल के मार्टिन ब्राउन की बॉडी मिलती है, जिसके मुंह से झाग निकल रही थी। जिसके बाद वो तीनों बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और बाहर पहुंचकर वो वहीं पास ही में काम कर रहे जॉन नाम के एक आदमी को सारी बात बताते हैं। जॉन भागता हुआ उस घर की ओर जाता है और वो मार्टिन को सीपीआर देने का ट्राई करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस सब के लिए अब काफी देर हो चुकी थी और मार्टिन अब जिंदा नहीं था। उसकी ये हालत देखकर सबको यही लग रहा था कि मार्टिन ने जरूर कोई जहरीली चीज खा ली है, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकल रही थी। जब जॉन मार्टिन को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ मैरी और नॉर्मा आती हैं। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो सीधा मार्टिन की मासी के घर जाती हैं। मैरी उन्हें बताती है कि आपकी बहन के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और मुझे लगता है कि वो लड़का मार्टिन ही है। इसके बाद मार्टिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, जिससे पता चलता है कि उसकी बॉडी में किसी तरह का कोई पॉइजन नहीं था और ना ही उस पर कोई ज्यादा चोट के निशान थे। तो फाइनल रिपोर्ट में ये कंक्लूड किया गया कि मार्टिन ब्राउन की मौत नेचुरल कॉजेज की वजह से हुई है। 26 मई 1968 को मैरी का बर्थडे था। उस दिन मैरी और नॉर्मा एक नर्सरी स्कूल में घुसते हैं और वहाँ तोड़ फोड़ मचाना शुरू करते हैं। उन दोनों ने वहाँ रखी हुई सारी बुक्स को फाड़ा, फर्श पे लगे हुए टाइल्स को बाहर निकाल दिया, दीवारों पे इंक फेंकी और यहाँ तक कि वहाँ रखे हुए टेबल और चेयर्स को उल्टाकर वो दोनों वहाँ से भाग गई थी। उसी दिन जब स्कूल के स्टाफ को इस तोड़फोड़ के बारे में पता चला तो वो पुलिस को बुलाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहाँ पुलिस को एक नोट मिलता है जिसपे लिखा हुआ था आई मर्डर सो दैट आई मे कम बैक। थोड़ी देर बाद उन्हें एक और नोट मिलता है जिसपे लिखा हुआ था वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन ऑफ यू बास्टर्ड। इसके बाद पुलिस को 2 और नोट मिलते हैं जिनमें सेम ही चीज लिखी हुई थी और मानो ऐसा करके कोई ये बताना चाह रहा था कि मार्टिन की मौत नेचुरल नहीं थी और उसी ने उसे मारा है।
बट इस सब के बावजूद पुलिस इन नोट्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि पुलिस को लगा कि कोई उनके साथ बेहुदा प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। इसके 3 दिन बाद 29 मई को मार्टिन के फ्यूनरल से ठीक पहले मैरी और नॉर्मा दोनों उसके घर जाती हैं। वो उसकी माँ से कहती हैं कि मार्टिन कहाँ पर है, हमें उससे मिलना था। आगे से मार्टिन की माँ रिप्लाई करती है कि तुम अब उससे नहीं मिल सकती, क्योंकि मार्टिन ये दुनिया छोड़कर जा चुका है। आगे से मैरी हंसते हुए कहती है कि ये तो मैं जानती हूँ, दरअसल मुझे उसे उसके कॉफिन में देखना था। इस इंसिडेंट से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैरी के अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। खैर, मार्टिन को गए अब 2 महीने हो चुके थे और फिर 31 जुलाई 1968 के दिन 3 साल का ब्रायन होवी अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था और वहीं खेलते खेलते वो अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसके घर वाले और आस पड़ोस के सभी लोग मिलकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन ब्रायन का कोई अता पता नहीं था। खैर, इसके बावजूद लोग ब्रायन को ढूंढना जारी रखते हैं और फिर रात के करीब 11 बजे उनके घर से थोड़ी ही दूर एक जगह जहां ढेर सारे कंक्रीट ब्लॉक्स पड़े हुए थे, वहीं पर उन्हें ब्रायन की बॉडी मिलती है, जिसे किसी ने थोड़ी बहुत घास से वहां छुपाने की कोशिश करी थी। इसके बाद वहां जल्दी से पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस नोटिस करती है कि ब्रायन की बॉडी पर चोट के निशान थे और साथ ही उसके गले पर भी उंगलियों के निशान बने हुए थे। उसकी बॉडी के पास एक टूटी हुई सिजर भी मिलती है, जिससे उसके बाल काटे गए थे। और अच्छे से चेक करने पर पुलिस नोटिस करती है कि ब्रायन के लोअर एब्डोमेन पे किसी नुकीली चीज की मदद से एम लेटर को कार्व किया गया था। इसके बाद ब्रायन होवी की बॉडी को मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि एक्चुअल में किसी ने गला दबाकर उसकी जान ली थी। साथ ही उसके गले पर जो निशान थे उनका साइज भी काफी छोटा था और वो एक बच्चे की उंगलियों के निशान लग रहे थे। जिसके बाद ब्रायन के कपड़ों को भी अच्छे से चेक किया गया और वहां से पुलिस को ग्रे और मरून कलर के कपड़ों के 2 फाइबर मिलते हैं, जिन्हें पुलिस ने संभाल कर अपने पास रख लिया था। इस सब के बाद एक बहुत बड़े स्केल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आपको बता दूं कि 100 से भी ज्यादा डिटेक्टिव्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उन्होंने करीब 1200 बच्चों से पूछताछ करी थी। इनमें से कुछ बच्चों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने उस दिन मैरी और नॉर्मा को ब्रायन होवी के साथ खेलते हुए देखा था। मैरी और नॉर्मा अपनी हरकतों की वजह से पहले से ही बदनाम थी और अब इस केस में भी उन दोनों का नाम हाईलाइट हो रहा था। जिसके बाद पुलिस द्वारा उन दोनों से ब्रायन होवी के बारे में पूछताछ करी जाती है, तो वो कहती हैं कि उस दिन हम दोनों ब्रायन के साथ खेल जरूर रही थी, लेकिन दोपहर के वक्त हम दोनों वापस अपने घर आ गए थे और उसके बाद हमने ब्रायन को कहीं नहीं देखा। साथ ही मैरी उन्हें बताती है कि मैंने उस दिन एक 8 साल के लड़के को ब्रायन के साथ खेलते हुए देखा था। मैंने नोटिस किया कि वो ब्रायन को हिट करने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथ में मैंने एक सीजर भी देखी थी। पुलिस इसके बाद उस लड़के से भी पूछताछ करती है जिसके बारे में मैरी बात कर रही थी। तो पुलिस को पता चलता है कि दरअसल वो लड़का उस दिन दोपहर को न्यू कैसल एयरपोर्ट पे अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद था और अब ये साफ हो चुका था कि मैरी और नॉर्मा ने पुलिस से झूठ कहा था, जिससे पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो वो दोनों लड़कियां हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। ऑन 4 अगस्त 1968 दोपहर के टाइम पुलिस को नॉर्मा बेल के पेरेंट्स का कॉल आता है। वो उन्हें बताते हैं कि नॉर्मा ब्रायन होवी की मौत की वजह जानती है और वो कुछ कन्फेशन करना चाह रही है। ऑफिसर डॉब्सन जल्दी से नॉर्मा के घर पहुंचते हैं तो नॉर्मा उन्हें बताती है कि मैरी उस दिन मुझे एक जगह पर लेकर गई थी जहां कई सारे कंक्रीट ब्लॉक्स पड़े हुए थे और उन्हीं ब्लॉक्स के बीच उसने ब्रायन की बॉडी को रखा हुआ था। उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे उसने ब्रायन का गला दबाकर उसकी जान ली थी और उसी ने एक शार्प ब्लेड की मदद से उसके पेट पर एम लिखा था, जो कि मैरी के नाम का फर्स्ट लेटर था। जिसके बाद उसने उस ब्लेड को वहीं क्राइम सीन पे ही छुपा दिया था। मैरी ने मुझे ये भी कहा था कि ब्रायन की जान लेने के बाद उसे काफी अच्छा लगा और जब वो मुझे ये सब बता रही थी तो उसके फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी जिसे देखकर मैं डर गई थी। इसके बाद नॉर्मा पुलिस को जगह पर भी लेकर गई थी जहां मैरी ने वो ब्लेड छुपा रखा था। खैर, नॉर्मा की कन्फेशन से ये साफ हो चुका था कि मैरी रोज बेल ही असली कल्प्रिट है। इसके बाद पुलिस मैरी से दोबारा पूछताछ करती है, लेकिन मैरी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वो ऑफिसर डॉब्सन को कहती है कि आप मुझे ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं ब्रायन होवी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। वहीं अब फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी थी जिससे ये साबित हो जाता है कि वो कपड़ों के फाइबर जो पुलिस को ब्रायन की बॉडी से मिले थे वो दरअसल मैरी और नॉर्मा के कपड़ों से मैच कर रहे थे।
ऑन 7th of August 1968 ब्रायन होवी को एक लोकल सिमेट्री में ले जाकर उसे क्रीमेट कर दिया गया। लेकिन जब उसे कॉफिन में डालकर उसके घर से बाहर लाया जा रहा था तो मैरी भी वहीं पर मौजूद थी। जैसे ही उसने ब्रायन को कॉफिन में देखा तो उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और ये चीज ऑफिसर डॉब्सन ने नोटिस कर ली थी। इसके बाद मैरी और नॉर्मा के अगेंस्ट ब्रायन को जान से मारने के लिए उन पर केस फाइल किया जाता है। मैरी बेल अब समझ चुकी थी कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है और उसे कोई नहीं बचा सकता, जिसके बाद वो ब्रायन होवी को मारने की बात कन्फेस कर लेती है और साथ ही वो ये भी एडमिट करती है कि उसी ने नॉर्मा के साथ मिलकर मार्टिन ब्राउन को मारने के बाद स्कूल में तोड़फोड़ करी थी और वो सारे नोट्स भी मैरी ने खुद लिखे थे। ऑन 5th of December 1968 कोर्ट में मैरी और नॉर्मा के अगेंस्ट ट्रायल शुरू होता है। मैरी इस पूरे ट्रायल में इमोशनलेस थी और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वहीं दूसरी ओर नॉर्मा बार बार यही कह रही थी कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में नॉर्मा इस सब में बेकसूर थी। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसे सब कुछ पता होने के बाद भी उसने मैरी का साथ दिया, जबकि अगर वो मार्टिन ब्राउन की मौत के बाद ही पुलिस को सब कुछ बता देती तो शायद ब्रायन होवी बच जाता। जब इसके बाद उन दोनों का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया गया तो ये बात सामने आई कि उन दोनों में से मैरी बेल ज्यादा डोमिनेंट थी और नॉर्मा का नेचर सबमिसिव था। मैरी बेल जो कहती नॉर्मा आसानी से उसकी बातों में आ जाती, जिसके बाद मैरी को 4 अलग अलग साइकेट्रिस्ट द्वारा एग्जामिन किया गया और सबका यही मानना था कि वो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसकी वजह से उसके अंदर के इमोशंस काफी हद तक खत्म हो चुके थे। इसके बाद कोर्ट द्वारा नॉर्मा को दोनों केसेस में बरी कर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर मैरी बेल को दोनों केसेस में दोषी पाया जाता है और उसे जेल हो जाती है। मैरी बेल ने स्टार्टिंग के कुछ साल जुवेनाइल जेल में काटे और फिर जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसे मेन जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूरे 12 साल जेल में काटने के बाद एट द एज ऑफ 23 उसे जेल से रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट द्वारा उसे एक नया नाम और एक नई पहचान दी गई ताकि जेल से बाहर निकलकर वो एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।